अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मतीउद्दीन हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया था। नींद का गलबा इतना शदीद था कि उसे आंखें खोलने में दुश्वारी हो रही थी। उसने बमुश्किल पलकों को एक दूसरे से जुदा किया और उलझी हुई निगाहों से अपने गिर्द देखा। वो तादाद में 3 थे। सियाह लिबास में मलबूस उनके चेहरे ढाटों के पीछे पोशीदा थे। मतीउद्दीन चंद लम्हों तक कुछ समझ ना पाया। उसका जहन फौरन अपने रान पर बंधे हुए खंजर की तरफ गया। जब से वो सुरगर पहाड़ी के हादसे का शिकार हुआ था, उसी दिन से उसने अपने रान पर एक पोशीदा खंजर बांधना शुरू कर दिया था। उसका हाथ गैर महसूस अंदाज में रान की जानब सिरकने लगा। वो इस नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए जहनी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद हो चुका था। मतीउद्दीन, एक नकाबपोश के ढाटे में जुम्बश हुई। ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश न करो, तुम्हारा पोशीदा दोस्त अब हमारे कब्जे में है। मतीउद्दीन का हाथ खंजर के खाली मकाम पर फिरा और उसके जोशीलेपन पर जैसे ओस पड़ गई। वो गहरी सांस लेते हुए पहलू बदल कर रह गया। खंजर की अदम मौजूदगी पर उसे तस्लीम करना पड़ा कि उसके मुकाबले वाकई चालाक और मोहतात किस्म के लोग हैं, और इनसे निबटने के लिए जिस्मानी कुव्वत की बजाय जहनी सलाहियत कारामद साबित हो सकेगी। वो संभल कर बिस्तर पर बैठ गया। हारिस, एक सियाहपोश तेज लहजे में बोला, इसके दोनों हाथ अकब में अच्छी तरह बांध लो और इसके मुंह में कपड़ा ठोंस दो ताकि बाद इज़ा कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इसे साथ ले जाना ज़रूरी है, यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है शेख। हारिस नामी नकाबपोश मतीउद्दीन की जानिब बढ़ा तो मतीउद्दीन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नकाबपोश गैर मुतवक्की हरकत पर ठुठक सा रह गया। मैं बेदार हो चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोग फिदाइन में से हो। तुम्हें मेरे हाथ बांधने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं खुद बखुशी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मतीउद्दीन ने कहा। उसकी बात सुनकर हारिस मुड़कर शेख की जानिब देखने लगा। मतीउद्दीन की बात सुनकर शेख की आंखों में सरसीमगी दिखाई दी। शेख, एक दूसरा नकाबपोश तेजी से बोला, ये आदमी मुझे ख़तरनाक मालूम होता है। मेरा मशवरा है कि इसकी असलियत जानने की कोशिश करने की बजाय इसे फ़ौरन ठिकाने लगा दीजिए। मतीउद्दीन उसकी बात पर मुस्कराने लगा। अपनी खुदादा सलाहियत के बल पर वो चंद ही सायतों में बिल्कुल मुतमईन हो चुका था। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी का नामो निशान तक न था। शेख कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि कुछ देर पहले तक मुझे अंदेशा था कि तुम यहाँ अपने बचाव के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करोगे, इसलिए तुम्हें महफूज मकाम पर ले जाना हमारी मजबूरी थी। अब जबकि तुम तामुन करने पर आमादा दिखाई देते हो तो मेरा इरादा बदल चुका है। अब हम यहीं गुफ्तगू करेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं इतनी देर तक तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम लोग महज़ब रवैया इख्तियार नहीं कर लेते। मतीउद्दीन दो टोक अंदाज में बोला, तुम चाहो तो कमरे में रोशनी कर सकते हो। शेख ने मुख्तसरन कहा, मैं रोशनी के अंधेरे में भी पर्दापोश अफराद से बात करना पसंद नहीं करता। होश में रहकर बात करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक नकाबपोश हत्थे से उखड़ कर बोला, बेवकूफ़ी की बात मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा मुखातिब शेख अबुल फजल है। मतीउद्दीन ने अंधेरे में तीर चलाया जो बिल्कुल सही निशाने पर बैठा। उसकी बात सुनकर उन लोगों को एक झटका लगा और वो सब जैसे घबरा कर गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हट गए। अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर मतीउद्दीन के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। नाजरीन, हलाकू खान का आलीशान खैमा गुज़श्ता रात जल कर तबाह हो चुका था। इस खबर पर पूरे लश्कर में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम आला मनासिब के उमरा ने फौरी तौर पर तमाम बड़े सलारों को तलब किया और उन्हें इस तकरीबी कार्रवाई की तहकीक पर मामूर किया। यह कह कर के इस मामले में किसी तरह की कोताही काबिल माफ़ी न होगी। सलारों ने हलाकू खान के बारे में दरियाफ्त करना चाहा, मगर वज़रा ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया, बल्कि उन्हें फौरी तौर पर इस हरकत के ज़िम्मेदार अफराद को ढूंढ निकलने की हिदायत की। सलारों ने मुहाफ़िज़ दस्तों को हुक्म दिया कि वो शाही खेमों वाला तमाम इलाका अपने घेरे में ले लें और किसी फ़र्द को इस जानब दाखिल न होने दें, वो कोई आला मनसबदार ही क्यों न हो। एहल खानी लश्कर हलाकू खान के बारे में मुतफक्कर दिखाई दे रहा था, मगर किसी को भी हलाकू खान के बारे में हतमी तौर पर नहीं बताया गया कि वो किस हाल में है। लश्कर में कुछ लोगों को इंतहाई निगरानी में जले हुए खेमे के पास ले जाया गया। उन्होंने कुछ देर जांच पड़ताल के बाद साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि खेमे को बाकायदा मनसूबा बंदी से आग लगाई गई है। यह किसी इतफाक़ी अमर का नतीजा नहीं है।
आग लगाने के लिए आम अंदाज से हटकर मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया गया है, ताकि अगर कोई खेमे से बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो सही सलामत ना निकल पाए और आग में झुलस जाए। आग चूँकि गंधक के मादे से भड़काई गई थी, इसलिए आग से निकलने वाला भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। माहिरीन ने यह भी निशानदही की कि खेमे के गिर्द बनाई गई नालियों से यह ज़ाहिर होता है कि इस साजिश में जो कोई भी मुलव्वस है वो गंधक के मादे के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वरना गंधक को बेहतियाती से आग दिखाना सरासर मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मट्टी में फैलाई गई गंधक के असरात भी तलाश कर लिए गए। फौजी महरों ने खेमे के इर्द गिर्द मिलने वाले निशानात के लिहाज से इस बात का ऐलान किया कि इस साजिश की तकमील में सिर्फ 3 अफराद मुलव्वस हैं। माहिरीन के तजिए के बाद तमाम आला सलारों ने सर जोड़कर आपस में सलाह मशवरा शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो असल मुजरिम का सुराग लगाने के लिए एक मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। हर तरह की मुमकिन सूरत हाल पर अच्छी तरह गौर कर लिया गया। इसके बाद फौरी तौर पर सब सिपाहियों को खेमों से निकलकर खुले इलाके में मखसूस अंदाज में सफ बंदी का हुक्म दिया गया। तमाम सिपाही अपने अपने खेमों में से निकलकर खुले इलाके में जमा हो गए। उनके चेहरे शिद्दत गम से मुरझाए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सूरत हाल को देखते हुए वो ये फ़र्ज़ करने पर मजबूर थे कि उनका महबूब कान आज़म अब इस दुनिया में नहीं रहा। आग उसके ख़ास खेमे को लगाई गई थी। ये खबर भी सिपाहियों में फैल चुकी थी कि रात को हलाको खान उसी खेमे में मौजूद था। सलारों ने सफ़ों की तादाद के मुताबिक गिन कर ऐसे अफराद अलग कर लिए जिन्हें गंधक की बू सूंघने की ख़ास महारत हासिल थी। इसके बाद उन्हें एक एक सफ़ में दाखिल कर दिया गया। वो तमाम सिपाहियों का जायज़ा लें और ऐसे अफराद को ढूंढ बाहर निकालें जिनके लिबास या हाथों या बदन के किसी भी हिस्से से गंधक की मामूली सी भी बू आए। यह काम काफ़ी मेहनत तलब था और नतीज निकलने में काफ़ी देर लग सकती थी। सलारों ने फौरी तौर पर चंद खास दस्तों की जांच पड़ताल करवाई। जब वो उनके बारे में मुतमईन हो गए तो उन्हें वादी में फैल जाने का हुक्म दिया और वादी में किसी भी अनजान शख्स की मौजूदगी पर उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। ये इम्कानात भी उनके जहन में मौजूद थे कि कोई बाहर का शख्स रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर लश्कर में दाखिल हो गया हो और वह शाही खेमे को नजर आतिश करने के बाद तेज़ी से लश्कर में से निकल गया हो, या वो पहले ही से लश्कर में मौजूद हो और अपना काम पूरा करने के बाद फरार हो गया हो। अगर वाकई उनका अंदाज़ा दुरुस्त था तो ये बात भी यकीनी थी कि वो शख्स ज़्यादा दूर नहीं जा सका होगा। निसफ दिन इसी कशमकश में बीत गया। खोज लगाने पर मामूर सिपाही पूरी तरह चौकस थे, मगर लश्कर में से कोई ऐसा फ़र्द बरामद नहीं किया जा सका जिसके जिस्म में गंधक की महक महसूस होती है। दोपहर ढलते ही ये काम अपने इंतकाम को पहुंच गया। पूरे लश्कर को खंगाल लिया गया, मगर कामयाबी न हो सकी। सलारों ने सिपाहियों को उसी मैदान में रुकने का हुक्म दिया और उन खोजियों को खेमों की जानिब भेज दिया कि वो वहाँ से कोई सुराग ढूंढ निकालने की कोशिश करें। इस काम के लिए मज़ीद अफराद को मुंतखब किया गया ताकि काम मिलकर हो। फिर खेमों की तलाशी का काम शुरू हो गया। सहपेर के करीब उन खोजियों को एक खेमे में से कुछ ऐसा सामान मिला जिसमें गंधक की बू रची हुई थी। फ़ौरन ये खबर सलारों तक पहुंचाई गई। कामयाबी की इतला पाते ही वो सब उस खेमे की जानिब आए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस थैले का जायज़ा लिया जिसमें गंधक की बू रची हुई थी। इसके बाद माहिरीन तलब किए गए जिन्होंने थैले और उसके लवाजमात का तजिया करने के बाद उस खेमे की भरपूर अंदाज में तलाशी ली। मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने सलारों को बताया कि इस खेमे में जो लोग मौजूद हैं उनमें कुछ अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हसन बिन सबा के फ़िरके से है। खेमे की निशानदही होने के बाद उस खेमे के मकीनों को ढूंढने के काम का आगाज़ किया गया। सलारों ने बाहम मशवरे से इस बात को खुफिया रखते हुए तमाम सिपाहियों को खेमों में वापस लौटने का हुक्म दिया। इस दौरान मशकूक खेमे की गैर महसूस अंदाज में निगरानी का बंदोबस्त किया गया ताकि उसके मकीन शक में पड़ने पर दाएं बाएं न हो जाएं। इसी उधेड़ बन में शाम हो गई और रोशनी कम होने लगी। वादी में बिखरे हुए सिपाही भी नाकाम वापस लौटे। बिल आखिर सलारों की भाग दौड़ कामयाबी से इमकनार हुई। शाम गहरी होने के बाद कुछ अफराद मोहतात निगाहों से इधर उधर देखते हुए इस खेमे में दाखिल हुए। वो तादाद में 7 थे। थोड़ी ही देर में उन्हें ढके छुपे अंदाज में वहाँ से निकाल कर सलारों के सामने पेश कर दिया गया। सलारों ने उनके हुलिये का बगौर जायज़ा लिया। उनमें 2 तो शक्ल सूरत में मुसलमान दिखाई दे रहे थे, जबकि बाकी 5 नसरानी मालूम होते थे। सलारों ने माहिरीन को दोबारा बुलवाया और उनके जिस्म में गंधक की बू को तलाश करने का हुक्म दिया। 3 माहिरीन आगे बढ़कर उनके जिस्म के गोशों को सूंघने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने इनकार में गर्दन हिलाई। एक सलार गुस्से के आलम में आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर तीनों महरों के सर कलम कर दिए।
अब दूसरे 3 महरों को हुक्म दिया गया कि वो आगे बढ़कर अपना काम अंजाम दें। वो अपने 3 साथियों का अंजाम अपनी आंखों से देख चुके थे। वो खौफजदा अंदाज में आगे बढ़े और उन सब अफराद को यूं टटोलना शुरू कर दिया जैसे वो कोई खिलौने हों। वो 7 अफराद किसी कदर सहमे हुए ज़रूर थे, मगर उन्हें शायद यह तवक्को थी कि उन पर किया जाने वाला शक किसी सूरत साबित नहीं हो सकेगा। सलार निहायत खामोशी से खड़े उनकी हरकत व सकनात देखते रहे। अचानक एक माहिर किसी कदर पुरजोश दिखाई दिया। उसने नसरानी सूरत के मुलजिम के बालों में गंधक की रची हुई बू महसूस कर ली थी। उसने अपने साथियों से उसकी तस्दीक चाहिए। सब ने आगे बढ़कर उसके बालों में अच्छी तरह सूंघा। गंधक की बू तो आ रही थी, मगर बेहद हल्की। फिर उन सातों के सर महराना अंदाज में सूंघे गए। इत्तफाक यह था कि उन सब के सरों में गंधक की बू मौजूद थी। फौजी महरीन का कहना था कि खेमे के गिर्द सिर्फ 3 अफराद की नकल हरकत के आसार मौजूद हैं, जबकि यहाँ 7 अफराद मौजूद थे। गंधक की बू की मौजूदगी साबित होने पर उन सातों के चेहरे खौफ से सियाह पड़ गए। सलारों ने एक बार फिर सूरत हाल पर मशवरा किया और फ़ौरन ये हुक्म दिया कि तमाम गैर मंगोल सिपाहियों के सरों को सूंघ कर गंधक की बू तलाश की जाए। उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके लश्कर में फ़िदाई मौजूद हैं और उनकी तादाद उनकी तवक्को से ज़्यादा है। वो किसी भी दूसरे हादसे की नौबत नहीं आने देना चाहते थे। गैर मंगोल सिपाहियों को खंगालने के बाद 13 अफराद मजीद ऐसे मिल गए जिनके सर में से गंधक की बू महसूस हो रही थी। ये सब वही अफराद थे जो गार से निकलकर गुज़श्ता शाम को लश्कर में शामिल हुए थे। वो जिस गार में मुकीम थे वहाँ किसी कदर गंधक के असरात मौजूद थे जिन्हें वो महसूस नहीं कर पाए। वो चूँकि अरसे से गंधक से खेलते आए थे, इसलिए उन्हें महसूस हुआ कि गार गंधक आलूद है। मंसूबे की तकमील के बाद उन्होंने कुदरती चश्मे पर अपने जिस्म को लंबी जर्द घास से रगड़ रगड़ कर धोया था। उस घास में यह खासियत थी कि वो पथरीली धातुओं की बू ज़ायल करके जिस्म में अपनी बू रचा देती है। ये बू हर प्यादा सिपाही के जिस्म में मौजूद रहती थी। यही वजह थी कि महरीन उनके बदन से गंधक की बू तलाश नहीं कर पाए। यह भी इत्तफाकी अमर था कि किसी महर का भी जहन बालों की तरफ नहीं गया। कोई सवाल जवाब किए बगैर इन 20 अफराद की मुकम्मल जमा तलाशी ली गई और हर किस्म के हथियार उनसे छीन कर गैर मुसल्लह कर दिया गया। इसके बाद उन्हें बारीक बारीक जंजीरों में जकड़ दिया गया। वो 20 अफराद भी खामोशी से खड़े रहे। उनकी जगह अगर कोई बेगुनाह होता तो वो अपनी बेगुनाही का वावेला मचाता, लेकिन उनके चेहरों पर गहरी तमन्नियत नजर आ रही थी। तुम सब फिदई हो? एक सलार ने नफरत भरे लहजे में पूछा। हम क्या हैं ये छोड़ो, हमें सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे कान आज़म का क्या हाल है। क्या वो जिंदा बच गया है या हमारा वार कारगर साबित हुआ है? कान आज़म तुम जैसे छोटे लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। वो बिल्कुल सही सलामत हैं और उन्हें इस बात का गहरा रंज है कि तुम लोग एक बार फिर अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद बुरी तरह नाकाम रहे हो। सलार इस्तेजा अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वाकई हलऊ खान जिंदा है तो वह यूं औरतों की तरह छुप कर नहीं बैठ सकता। तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर कान आज़म तक पहुंचा दी गई है। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचकर तुम लोगों के लिए सज़ा तजवीज़ करने वाले हैं। अगर उनका ये हुक्म ना होता तो तुम्हारी सांसें उसी वक्त टूट चुकी होती जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था। सलार घूरते हुए बोला। कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही और दोनों तरफ से किसी तरह के जुमलों का तबादला बंद रहा। थोड़ी ही देर बाद हलाकू खान की आमद का ऐलान हुआ। हलाकू खान को जिंदा और सही सलामत देखकर उन फिदइयों के चेहरे फीके पड़ गए। वो अपनी इंतहाई कोशिश में भी नाकाम रहे थे। उन्हें मौत का ज़रा भर भी खौफ नहीं था, मगर मंसूबे की नाकामी ने उन्हें मायूस कर दिया। हलाकू खान तक तमाम खबर पहुंच चुकी थी। उसने आते ही उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि वो उनकी जंजीरों के हलकों को पूरी कुव्वत से इस तरह अपनी अपनी जानिब खींचें कि बारीक जंजीरें इन फिदइयों के जिस्म चीरती हुई अंदर धंस जाएं और तमाम एज़ा अलग अलग कर डालें। फिदई लोग अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने एक नारा लगाया और अपनी आंखें मेच लीं। फिर सिपाहियों के जोर के आगे उनके मुंह बंद ना रह सके। उनकी चीखों का शोर गूंजता रहा और हलाकू खान सामने बैठा बुना हुआ गोश्त खाने में मशगूल रहा। हलाकू खान की सलामती की खबर सबको मिल चुकी थी और लश्कर इस नवीद मुसरत को पाकर बेहंगम जश्न मनाने में मसरूफ़ था। नाजरीन, बेबरसना दनिस्ता तौर पर अपने हाथों मारे जाने वाले सुल्तान मलिक मुजफ्फर सैफुद्दीन कतौजी के बारे में सोच सोच कर पेशमानी और खजालत का शिकार हो रहा था। सुल्तान मलिक मुजफ्फर 16 ज़िक़ादा 658 हिजरी को बेबरस के हाथों मौत के घाट उतर गया था। आखिरी मुद्दत में सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने अपने कई हरीफ पैदा कर लिए थे।
एक जाने वो मिस्री उमरा के हकूक़ पूरे करने से इनकारी हुआ, तो दूसरी तरफ सरकर्दा और हर दिल अजीज़ ममलूक उमरा को मुख्तलिफ हिलों से राह से हटाता रहा। मुमकिन था कि उसके बारे में फ़ैसला बहुत पहले अमल में आ जाता कि ततारियों की योरश ने ममलूक उमरा को ऐसे इक़दाम से बाज रखा। वो मौजूद वक्त की तलाश में थे कि सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र को मज़ूल करके कोई दूसरा सुल्तान तख्त नशीन कर दिया जाए। ततारियों की इन जलूद की शिकस्त से ख़तरा किसी कदर टल चुका था, मगर उनके ख्याल के मुताबिक अभी यह कार्रवाई अमल में लाने का दुरुस्त वक्त नहीं आया था। अमीर गियासुद्दीन करतई की मौत के बाद उनमें बेचैनी सी फैल गई थी। वो अभी इस ज़मन में कोई फ़ैसला करने की कशमकश से दो चार थे कि बेबरस ने अचानक दमिश्क पहुंचकर सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र का काम तमाम कर दिया। इस बागी गिरोह का सरगना मिस्री अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान था, जो कि मिस्री उमरा में मुमताज़ हसीयत का हामिल था। उसे रात को ही सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र के कत्ल की खबर मिल गई। कत्ल की रात को ही अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने दमिश्क में मौजूद तमाम उमरा का इजलास तलब किया और सूरत हाल उनके सामने रख दी। उमरा के सीनों में एक अरसे से सुलगने वाली आग ये खबर पाकर सर्द पड़ गई। सब लोगों ने कुदरत के इस फैसले पर शुक्र अदा किया। अब उनके सामने ये मसला था कि सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र के बाद किस शख्स को नया सुल्तान मुंतखब किया जाए, क्योंकि ये नहायत नाजुक दौर था। तातारियों से अभी मुकाबले जारी थे। उन्हें कई मकामात पर शिकस्त से फांस ज़रूर हुई थी। तातारियों की मरकज़ी क़ुव्वत एलखानी हुक्मरान हलाको खान के परचम तले अभी तक बरकरार और सही सलाम थी। हलाको खान बलाद शाम की जानब किसी भी वक्त कूच कर सकता था। सुल्तान अल मलिक मुजफ़्फ़र के कत्ल की खबर उस तक आसानी से पहुँच सकती थी, जिसके नतीजे में वो यकीनन यही फैसला करता कि हालात साजगार हैं। मुस्लिम अफवाज सुल्तान की अदम मौजूदगी में इंतशार की शिकार हैं, लिहाजा हमले का नकारा बजा दिया जाए। इलाहाबादी इस्लामी सल्तनत के गिरद फैले हुए और मकबूजा इलाकों के ततारियों के हौसले भी बढ़ सकते थे। ये वो कड़ा दौर था जब इस्लामी लश्कर की सफ़ों में पैदा होने वाले मामूली से इंतशार से भी दुश्मन भरपूर फ़ायदा उठा सकता था। ऐसी खौफनाक दरारें पड़ती कि मुसलमान आपस में ही कट मरते। मिस्री और ममलूक उमरा इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि उनके वजूद से ज़्यादा उनकी सरजमीन सलामती की अहमियत रखती है, जो उनके मुनासिब और इज़्ज़त व जाह का बैस है। बलाद मिस्र की सलामती इसमें मुज़म्मर थी कि ततारियों को बलाद शाम से इतनी दूर धकेल दिया जाए कि वो दोबारा पलट कर इधर को रुख न करें। काहिरा से करीबन तमाम बड़े और मुअज़्ज़ज़ मिस्री व ममलूक उमरा सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र के हमरा दमिश्क गए थे, और वो किसी भी शख्स को नया सुल्तान मुंतखब करने की हैसियत रखते थे। उनके इज्तिमाई फैसले से कोई दूसरा इख्तलाफ नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने इख्तियारात को मौजूद वक्त पर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। बसूरा दीगर कहरा में रहते हुए ये मामला मजलिस इंतखाब की जिम्मेदारी करार पाता। मजलिस इंतखाब में शामिल 3 मुअज़्ज़ज़ अमीर भी अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान की हिमायत में साथ थे। उन्होंने इस अमर की यकीन दहानी करी कि दमिश्क में जिस शख्स को भी नया सुल्तान मुंतखब किया जाएगा, उसकी हिमायत कहरा में भी की जाएगी। जब नए सुल्तान के लिए नामों की बारी आई तो मिस्री और ममलूक उमरा में इख्तलाफ दिखाई देने लगा। मिस्री उमरा का कहना था कि हुकूमत का हक मिस्री उमरा को है, उनमें से इंतखाब किया जाए, जबकि ममलूक उमरा इस ज़िद पर अड़ गए कि बलाद मिस्र की हिफाजत की राह में ममलिक ने खून बहाया है, लिहाजा हुकूमत उन्हें ही मिलनी चाहिए। जब बेस सवालत पकड़ गई तो दोनों अतराफ के मोतदिल उमरा ने बीच में पड़कर सब लोगों को खामोश कराया। गैर जानबदार उमरा ने हालात की नज़ाकत के हवाले से ये राय पेश की कि यह वक्त ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बहस का नहीं है। दोनों हल्के अपने मौक़िफ़ पर सिर्फ इसलिए बज़ीद हैं कि उन्हें अपने मफादात और मनासिब की फ़िक्र लाहिक है। उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन को ज़ातियात से बाहर निकल कर सोचने की ताकीद की और इसके साथ साथ ततारियों के सलाब के आगे बंद बांधने के सिलसिले में ममलिक की कोशिशों को सराहते हुए मशवरा दिया कि अनान इक़्तिदार इन्हीं को सौंप दी जाए। कुछ लोग इस राय पर मुत्तफ़िक़ हो गए, मगर बाकी का इख्तलाफ अपनी जगह बरकरार रहा। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ ममलूक उमरा के नामों पर गौर व फिक्र किया जाता रहा। ममलूक उमरा का बड़ा हल्का अमीर फ़ारसुद्दीन अख्तई के नाम पर मुत्तफ़िक़ था। अमीर फ़ारसुद्दीन अख्तई इस वक्त कहरा में मौजूद था और सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र की अदम मौजूदगी में तमाम निज़ाम हुकूमत को बखूबी चला रहा था। उस ममलूक अमीर को पहले भी सुल्तान के ओहदे के लिए नामज़द किया गया था, मगर वह खुद इस नामज़दगी से दस्तबरदार हो गया। कुछ उमरा का ख्याल था कि वो इस मरतबा भी हुकूमत का बार उठाने से इनकार कर देगा। मिस्री उमरा फ़ारसुद्दीन अख्तई के नाम पर रज़ामंद नहीं हुए। काफ़ी देर तक बहस व तमहीस होती रही और इस तमाम दौरानिए में अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान किसी ऐसी शख्सियत के बारे में सोचता रहा जो सब लोगों के लिए यकसा तौर पर काबिल कबूल हो और उसके हवाले से वाज़ेह इख्तलाफ भी सामने न आए।
मुख्तलिफ नाम उसके जहन में गर्दिश करते रहे। फिर अचानक बिजली के कूदे की तरह वो नाम उसके जहन में लपका, जो सबके सामने होते हुए भी शायद सबकी निगाहों से ओझल था। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने अपने तय एक नतीजे पर पहुंचते हुए उन सबको खामोश होने का इशारा किया। वो सब लोग चौंक कर उसकी जानब देखने लगे। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने कहा, मैं तमाम मसाइबीन के जज्बात की कदर करता हूँ, चूँकि वक्त ऐसा है कि बलाद मिस्र के साथ साथ बलाद शाम की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें इक़्तिदार उस शख्स के हवाले कर देना चाहिए जिसने अपनी एहलियत का सबूत हमें अमली तौर पर पेश किया है। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग चौंक उठे। कुछ लोग फ़ौरन समझ गए कि अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान का इशारा किस जानिब है, लेकिन ज़्यादातर के चेहरे सवालिया निशान बन गए। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई।